जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर की नाली में तैरता दिखा मगरमच्छ का बच्चा, घर में घुसते ही मचा हड़कंप। बारिश के पानी के साथ नाली से निकला बाहर, रेस्क्यू के बाद कानन पेंडारी पहुंचाया गया। रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 102 किलो बर्फी सीज। लेबल में मिली खामी, मिठाई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच अभियान जारी। बिलासपुर स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी नई सुविधा, पार्किंग के साथ वाहन वॉशिंग और रिपेयरिंग भी। और छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी रद्द, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी। 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रेल यातायात प्रभावित। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में बारिश के बीच शहर की नाली से मगरमच्छ निकलने की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। करबला इलाके में देर रात नाली में मगरमच्छ का बच्चा तैरता दिखाई दिया और कुछ ही देर में वो नाली से निकलकर एक घर में जा घुसा। मगरमच्छ को घर के अंदर देखकर लोगों में दहशत फैल गई और आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 1 महीने पहले हुई तेज बारिश के दौरान भी इलाके की नालियों में मगरमच्छ दिखाई दिया था, जिससे अब सवाल उठ रहा है कि आखिर मगरमच्छ शहर के बीचों बीच नालियों तक पहुंच कैसे रहा है और क्या वह लंबे समय से नालियों के जरिए इलाके में घूम रहा था। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के बाद नालियों का पानी बाहर आने के दौरान मगरमच्छ का बच्चा नाली से निकलकर घर तक पहुंच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर निगम और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बाद में उसे कानन पेंडारी जू ले जाया गया। गनीमत रही कि घटना में किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने बारिश के दौरान शहर की नालियों, जल भराव वाले इलाकों और लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शहर की नाली तक मगरमच्छ पहुंचा कहां से और क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नालियों और जल निकासी व्यवस्था की निगरानी जरूरी नहीं है। बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जांच अभियान शुरू किया है। बने खाबो बने रहिबो अभियान के तहत जिले में मिठाई दुकानों, खाद्य प्रतिष्ठानों और खाद्य सामग्री की जांच की जा रही है। इसी क्रम में व्यापार विहार स्थित पवन ट्रेडर्स में जांच के दौरान बर्फी के लेबल में नियमों के मुताबिक जानकारी नहीं मिलने पर करीब 102 किलो बर्फी को सीज किया गया है। वहीं सनिचरी बाजार स्थित गुरु कृपा ट्रेडर्स में भी खाद्य सामग्री की जांच कर नमूने लिए गए हैं। विभाग के मुताबिक अभियान रक्षाबंधन तक लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को विभाग की टीम ने व्यापार विहार स्थित पवन ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। जांच के दौरान बर्फी के लेबल में आवश्यक जानकारी मानकों के अनुरूप नहीं मिली। इसके बाद मौके पर रखी करीब 102 किलो बर्फी को सीज कर दिया गया। ये बर्फी 23 कार्टून में रखी हुई थी। विभाग ने बर्फी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। खाद्य औषधि प्रशासन के डीओ आर देवांगन के मुताबिक राज्य शासन द्वारा नकली पनीर पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर लगातार जांच की जा रही है। इसी के तहत 7 दिवसीय बने खाबो बने रहिबो अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान का उद्देश्य रक्षाबंधन से पहले बाजार में बिकने वाली मिठाइयों, पनीर, खोआ और अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच करना है, ताकि त्योहार के दौरान लोगों तक सुरक्षित खाद्य पदार्थ पहुंच सके। इसी अभियान के तहत सनीचरी बाजार स्थित गुरु कृपा ट्रेडर्स की भी जांच की गई। यहां मद्रास की मशहूर स्पेशल खस्ता मिठाई का नमूना लिया गया, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। वहीं लेबल से जुड़ी कमी पाए जाने पर प्रतिष्ठान के खिलाफ मिथ्या छाप का प्रकरण बनाया गया है। विभाग का कहना है कि रक्षाबंधन को देखते हुए जिले भर में मिठाई विक्रेताओं के साथ खाद्य सामग्री बनाने वाली फर्मों की भी जांच की जाएगी। खासकर मिठाई, पनीर, खोआ और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया, पैकेजिंग और लेबलिंग की जांच पर जोर दिया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि 7 दिवसीय अभियान के दौरान जांच की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऐसे में त्योहार से पहले मिठाई और खाद्य सामग्री बेचने वाले कारोबारियों में भी हड़कंप की स्थिति है, जबकि विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य बाजार में मिलावटी या मानकों के विपरीत खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक लगाना है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में फर्जी सर्पदंश घोटाले के आरोपी और सिम्स के फॉरेंसिक विभाग के तत्कालीन डॉक्टर एसएन गोले के फरार होने का असर अब पुराने पोस्टमार्टम मामलों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर गोले द्वारा किए गए 3 दर्जन से ज्यादा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब तक लंबित है। रिपोर्ट के लिए मृतकों के परिजन सिम्स की पुलिस चौकी और फॉरेंसिक विभाग के चक्कर काट रहे हैं। इनमें जांजगीर, मुंगेली समेत आसपास के जिलों के लोग भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर गोले करीब 2 महीने से सिम्स नहीं आ रहे हैं और उनकी जगह दूसरे डॉक्टर विभाग का काम संभाल रहे हैं। लेकिन पुराने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी करने में तकनीकी और कानूनी अड़चन सामने आ रही है। ऐसे में डॉक्टर के फरार होने का खामियाजा अब उन परिवारों को उठाना पड़ रहा है जिन्हें अपने परिजनों के मौत से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत है। आइए देखते हैं पूरी खबर। सिम्स के फॉरेंसिक विभाग में लंबित पोस्टमार्टम रिपोर्टों को लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर एसएन गोले ने जिस मामले में पोस्टमार्टम किया था, उनकी रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद आगे की प्रक्रिया अटक गई है। बताया जा रहा है कि पुराने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी करने के लिए डॉक्टर के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ रही है और डॉक्टर गोले लंबे समय से सिम्स से गायब हैं। उनकी जगह दूसरे डॉक्टर विभाग का काम संभाल रहे हैं, लेकिन पुराने मामलों की रिपोर्ट जारी करने को लेकर वे असमर्थता जता रहे हैं। इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ रहा है जो अपने मृत परिजनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए लगातार सिम्स पहुंच रहे हैं। जांजगीर, मुंगेली और आसपास के जिलों से आने वाले परिजन कभी फॉरेंसिक विभाग तो कभी सिम्स की पुलिस चौकी के चक्कर काट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन रिपोर्टों के लंबित रहने से पुलिस की कई जांच भी प्रभावित होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत की परिस्थितियों और जांच से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का हिस्सा होती है। ऐसे में डॉक्टर की गैर मौजूदगी से पुराने मामलों की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, ये सवाल बना हुआ है। ये बात मेरे संज्ञान में लाई गई है कि डॉक्टर जो गोले हैं, जो अभी लगातार अनुपस्थित हैं अपने विभाग से, उसकी वजह से बहुत सारे कुछ पीएम रिपोर्ट्स हैं जो उनके द्वारा अपना पोस्टमार्टम किया गया तो रुके हुए हैं। मैंने आज ही अधिष्ठाता महोदय के संज्ञान में लाया हूँ जिस पर कुछ रिपोर्टें हैं जिनकी मांग आ रही है और क्योंकि उनके अनुपस्थित कंटिन्यूअस होने की वजह से नहीं दे पा रहे हैं, उसको सर ने गंभीरता से लेते हुए बोले कि हम इसमें जो भी नियमानुसार है उस पर आगे का उनसे अभी विभाग अध्यक्ष से जानकारी लेकर आगे की कैसे उसकी रिपोर्ट को किया जाना है, या क्योंकि उन्होंने पीएम किया है तो रिपोर्ट वही वो करेंगे, तो उसके बारे में आगे क्या किया जाना है उसके बारे में मैं स्वतः उसको संज्ञान लूंगा या अधिष्ठाता महोदय ने मुझे ऐसे किया। डॉक्टर एसएन गोले फर्जी सर्पदंश से मौत के दस्तावेज तैयार करने के मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं और फिलहाल फरार हैं। इस मामले में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आ चुकी है, जबकि कुछ आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस डॉक्टर गोले की तलाश कर रही है। इधर उनके फरार होने के कारण पुराने पोस्टमार्टम की रिपोर्टों का मामला भी उलझा नजर आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ पुलिस जांच के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि मृतक के परिजनों के लिए भी ये कई जरूरी प्रक्रियाओं में काम आती है। रिपोर्ट नहीं मिलने से LIC क्लेम, दुर्घटना बीमा और दूसरे आर्थिक या कानूनी दावों की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
वहीं कई पुलिस मामलों में भी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इससे आगे की कानूनी कार्रवाई पर असर पड़ने की बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर गोले के पकड़े जाने के बाद उनके द्वारा किए गए पुराने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि लंबित रिपोर्टों के कारण किसी मामले की जांच या कानूनी प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर न पड़े। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता उन परिवारों की है जो महीनों से अपने मृत परिजनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में सिस्टम की मार झेल रहा एक कैंसर पीड़ित बुजुर्ग किसान अब अपने हक के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। रतनपुर के किसान दीपक कुमार की जमीन करीब 10 साल पहले NH-45 के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन किसान का आरोप है कि आज तक उसे पूरी मुआवजा राशि नहीं मिली और न ही जमीन वापस की गई। थक हार कर किसान ने PMO तक शिकायत की। दिल्ली से टीम जांच के लिए पहुंची, जमीन का निरीक्षण हुआ और रिपोर्ट भी सौंपी गई, लेकिन इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। किसान के मुताबिक रतनपुर के खसरा नंबर 883/19 और 883/20 में उसकी हिस्सेदारी है। 883/19 की मुआवजा राशि अब तक नहीं मिली, जबकि 883/20 की करीब 2 लाख रुपए की राशि भी बाकी बताई जा रही है। किसान का कहना है कि वह SDM कार्यालय में कई बार आवेदन दे चुका है और कलेक्टर कार्यालय से लेकर संबंधित अधिकारियों तक गुहार लगा चुका है, लेकिन उसे अब तक राहत नहीं मिली। सबसे दर्दनाक बात यह है कि किसान के पिता कैंसर से पीड़ित हैं और लगातार दफ्तरों के चक्कर लगाना परिवार के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। किसान ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संबंधित पटवारी द्वारा मुआवजे के बदले कथित तौर पर अलग से जमीन की मांग की गई। मांग पूरी नहीं करने पर मामला और उलझ गया। रोते हुए किसान ने कलेक्टर दरबार में अपना दर्द सुनाया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शिकायत की जांच कर आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेल कोर्ट आदेश निकाली आई काफी। अभी पटवारी का है? पटवारी मोर याद नहीं कि थे, वही आदमी नापे तीनों बार जमीन साहब जन जमीन तो मांगत कच्चा जमीन मांगत शुरू रोड नापी न शुरू हुआ 17 दिनों हम निकले हैं, 10-20 दिन दे दे हम तो जमीन लगभग टुकड़ा टुकड़ा करके कवर कर दे। काबर मांगा तो भाई अरे इसने में कई घर के मांगत कर काना है पटवारी चपोरा ट्रांसफर हो गए मनाल और कुलार जन पटवारी रही चपोरा तेन है रतनपुर में रही से तेन है चपोरा गए। अच्छा अभी नया आए हैं मुआवजा दे नहीं तो मर जमीन लग छोड़ दे। ये अभी SDM कोटा को हमने जांच के लिए बोला है। आज जन दर्शन में ये किसान आए थे, उनका ये बोलना था कि उनकी कुछ जमीन है और वो भूअर्जन में गई है और उसका जांच अच्छे से नहीं हुई है, तो उसके अच्छे से जांच करा करके जो भी वस्तु स्थिति है उसके आधार पर उसमें निर्णय लेंगे। अब सवाल यही है, 10 साल से भटक रहे इस किसान को आखिर कब इसका हक मिलेगा। एक तरफ कैंसर से जूझता परिवार, दूसरी तरफ अपने ही हक के लिए 10 साल से भटकता किसान। सवाल सिर्फ मुआवजे का नहीं बल्कि इंसाफ का है। आंखों में उम्मीद और दिल में दर्द लिए ये परिवार अब भी प्रशासन की ओर देख रहा है कि आखिर कब मिलेगा उसे उसका अधिकार। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश खरे के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में अब यात्रियों को वाहन पार्क करने के साथ ही वॉशिंग और मामूली रिपेयरिंग की सुविधा भी मिल सकेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कार पार्किंग परिसर में आधुनिक इको ग्रीन ऑटो केयर सेंटर की शुरुआत की है। रेलवे का दावा है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन देश में इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला पहला जोन है। सेंटर में कार, बाइक, स्कूटी और ऑटो समेत अलग अलग वाहनों की वॉशिंग और क्लीनिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही पंचर बनाने, मामूली रिपेयरिंग और छोटे स्पेयर पार्ट की सुविधा भी एक ही परिसर में मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक एक वाहन की वॉशिंग में करीब 45 मिनट का समय लगेगा और सेंटर निर्धारित कार्य समय के अनुसार संचालित होगा। यानी अपना वाहन स्टेशन की पार्किंग में खड़ा करते समय वॉशिंग की सुविधा भी बुक करा सकेंगे और यात्रा से वापस लौटने पर उन्हें साफ सुथरा वाहन मिल सकेगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि पार्किंग और वॉशिंग की सुविधा एक ही परिसर में मिलने से यात्रियों को अलग से वाहन धुलवाने या छोटी मोटी मरम्मत के लिए समय नहीं निकालना पड़ेगा। रेलवे की ओर से इन सेवाओं को बाजार की तुलना में किफायती दरों पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। पार्किंग और वाहन वॉशिंग सेंटर का ठेका करीब 21 लाख रुपए सालाना में दिया गया है, जबकि 2 साल की कुल ठेका राशि करीब 42 लाख रुपए बताई गई है। रेलवे प्रबंधन का कहना है कि स्टेशन पर यात्रियों की जरूरत के मुताबिक आधुनिक, सुविधाजनक और किफायती सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ये नई पहल है। रेलवे के मुताबिक फिलहाल देश के दूसरे रेलवे स्टेशनों पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है और आने वाले समय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर और नागपुर मंडल में भी इस तरह की सुविधा शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। देखिए, एक लंबे समय का लॉन्ग फेल्ट नीड था कि कोई भी बड़े रेलवे स्टेशन जहाँ पे कि करीब 500 दोपहिया वाहन या 200-250 करीब 4 व्हीलर जहाँ आते हैं, तो ये बड़ा ही स्वाभाविक सा बात है कि कभी कुछ गाड़ियों को सफाई की आवश्यकता पड़ेगी, कभी छोटे मोटे पंचर या छोटे मोटे रिपेयरिंग या छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स, जैसे गाड़ी का सीट कवर, किसी को हेलमेट की आवश्यकता है। तो इनके लिए जो आम पैसेंजर थे, अगर पंचर हो गया गाड़ी तो मारा फिरते थे, इधर कहीं फ़ोन कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं। तो एक अनूठा मतलब एक प्रयास ऐसा हुआ कि एक ही छत के नीचे भी उनको पार्किंग का भी फैसिलिटी मिल जाए और एक ही छत के नीचे उनका गाड़ी का जो छोटा मोटा समस्या है कि वो अपना सफ़र भी कर लिए और सफ़र से जब लौटे तो उनका गाड़ी बन के उनको रेडी मिला या धुल के रेडी मिला या छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स उसमें बन के रेडी मिले। तो इसको देने का एक प्रयास किया गया है। अब देखते हैं इसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो रेलवे की तरफ से ये पहल की गई है, तो एक लाइसेंसी जो है उसको रेलवे को भी इसमें लाइसेंस फी प्राप्त होगा और इसमें सारा इन्वेस्टमेंट का काम जो है पार्टी करेगी, लाइसेंसी करेगी और लाइसेंसी ये सर्विसेज करेगी। मगरपारा स्थित अंबेडकर नगर में खुले स्थान पर प्रस्तावित निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। मोहल्ले वासियों ने जिला कलेक्टर के नाम शिकायत सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। रहवासियों का कहना है कि यह स्थान वर्षों से सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक आयोजनों के साथ सुख दुख के अवसरों में उपयोग होता रहा है और मोहल्ले का लगभग एकमात्र खुला स्थान है। आइए देखते हैं पूरी खबर। रहवासियों ने आरोप लगाया है कि पार्षद पति द्वारा बाहरी लोगों को लाकर उक्त स्थान को सरकारी जमीन बताते हुए सामुदायिक भवन निर्माण की बात कही जा रही है। आरोप है कि निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों के साथ विवाद और गाली गलौज की स्थिति भी बनी। वहीं रास्ता बंद होने की आशंका से आसपास के परिवारों में चिंता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। दौने आटा चक्की के बगल की वाली गली से एक जगह है छोटी सी, वहाँ दुर्गा पूजन और दुनिया भर के सुख दुख के कार्यक्रमों का निपटारा होता है। वहाँ पर आकर ये महेश चंद्रिकापुरे और ये भारतीय बौद्ध महासभा वाले वहाँ पे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की मूर्ति लगा रहे थे और पूरी मतलब मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन कर रहे थे और पूरा जगह घेर रहे। और उन लोगों ने इलाज करवा लिया है वहाँ से नजूल से और बिना हमको पता चले ये सब करवा रहा है राजेश सुमने और महेश चंद्रिकापुरे।
ये कौन है महेश चंद्रिका पूरे? महेश चंद्रिका पूरे पूर्व पार्षद हैं। क्या अभी पार्षद नहीं है क्या? वहाँ पर क्या पोजीशन है जगह का? वहाँ पर कोई जगह नहीं है, वहाँ पर छोटी सी जगह है जहाँ हमारे आसपास के लोगों के सुख दुख के कार्यक्रम होते हैं और कुछ नहीं है। दुर्गा बैठती है वहाँ पर, गणेश बैठते हैं वहाँ पर, और इन सबको रोकने के लिए वो लोग ये सब काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि ये सब काम, ये मतलब उनका भवन निर्माण जो है किसी भी प्रकार से रुक जाए। रहवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि मौके का निरीक्षण कर भूमि के स्वामित्व, निर्माण की वैधानिकता और संबंधित दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी भी तरह का निर्माण न कराया जाए। मगरपाड़ा के एक छोटे से गली नागदौना आटा चक्की के पास में हमारा एक छोटा सा जगह है जहाँ पे हम सब मोहल्ले वासी मिलकर अपना सुख दुख का काम करते हैं। वहाँ पे छोटा सा स्पेस है सर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और वहाँ पे कुआं है, तो कुआं के ऊपर हम लोग वहाँ पे ध्वजारोहण किया जाता है, और वहाँ पे दुर्गा बैठती है, गणेश जी बैठते हैं, और सारी प्रकार की चीज़ें होती है। और हमारा ये कहना है कि वो छोटी सी जगह है, और पूर्व पार्षद जो है वो वहाँ पे कह रहे हैं, और कुछ समिति के लोग कह रहे हैं वहाँ पे कि हम वहाँ पे एक भवन बनाना चाहते हैं। तो हमने उनको मना किया कि जगह छोटा है, वहाँ पर आप भवन नहीं बना सकते, क्योंकि जगह छोटे होने की वजह से आप उतना बड़ा भवन वहाँ पे बनाया नहीं जा सकता। तो उन्हें बोला कि हम भवन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक मूर्ति बनाना चाहते हैं, मूर्ति स्थापना करवाना चाहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जगह छोटे होने की वजह से अगर आप वहाँ पर ये सब करते हैं तो हमें स्पेस नहीं मिल पाएगा, और बाकी जो हमारा सुख दुख है, जैसे अभी बीच में हमारे यहाँ मोहल्ले में बहुत छोटे छोटे घर हैं सबके, बहुत ज़्यादा बड़े घर नहीं हैं, तो किसी का सुख दुख होता है तो वहाँ पर सभी मोहल्ले वासी, जैसे किसी का मरनी हो गया, किसी के घर में छठी है, किसी के घर में शादी है, तो सब मंडप डाल के वहाँ पे सब कार्यक्रम किया जाता है। तो अगर वही मोहल्ला ही नहीं रहेगा, स्पेस ही नहीं रहेगा, तो लोग जाएंगे कहाँ पे, है ना? तो ये पीछे वाली गली है, हमारे पीछे गली है, वहाँ के लोग कह रहे हैं, और सब समता कॉलोनी के लोग, वो कब्जा जो है महेश चंद्रिकापुरी राजेश वोमने जो भी उनका नाम है, तो वो सब करना चाह रहे हैं। तो हमारा ये कहना है, और हमें इस बात का खेद है कि जो उन्होंने निर्णय लिया ये सब बनाना है, तो जो हमारा मोहल्ला है, हमारी गली है, तो वो हमसे पूछा नहीं किया गया। हमारा ये कहना है कि वहाँ पर ध्वजारोहण होता है, हाँ, जैसी स्थिति है वैसे ही रखी जाए, वहाँ पर कुछ स्थापना ना करें। महेश चंद्रिका पूरे भवन निर्माण का उपयोग कर रहे हैं, इससे झंडा वहाँ फहराया जाए, और निस्तार पूर्व से बच्चे लोगों की खेलने की भी व्यवस्था नहीं है, और बोलते हैं कि वहाँ कपड़ा सुखा रहे हैं, गंदा ये सब चीज कर रहे हैं। तो बताओ हम लोग कैसे करें और क्या करना चाहिए? बस यही है कि अच्छे से वहाँ पे विस्तार पूर्वक से काम होना चाहिए और समझौता से होना चाहिए, और स्थानीय लोगों के आवागमन, सार्वजनिक उपयोग तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। प्रशासन से समय रहते हस्तक्षेप कर विवाद का समाधान करने की अपील की गई है। ज़ेड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। जिले के बिल्हा, मस्तूरी, कोटा और तखतपुर विकासखंड में कार्यरत स्कूल सफाई कर्मियों को पिछले 2.5 माह से मानदेय नहीं मिलने का मामला सामने आया है। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के कारण उन्हें समय पर मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा। आइए देखते हैं पूरी खबर। सफाई कर्मियों का कहना है कि राष्ट्रीय त्योहारों के साथ ही हरेली, कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली और होली जैसे प्रमुख पर्वों के दौरान उन्हें अपने मानदेय के लिए परेशान होना पड़ता है। समय पर भुगतान नहीं होने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मियों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि नियमानुसार प्रत्येक माह की 5 तारीख से पूर्व उनका मानदेय भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही लंबित मानदेय का भुगतान नहीं किया और व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे जिला कलेक्टर कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर के सामने धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोग का मांगे यही है सर कि हमें जो माननीय संचालक के जो आदेश है 5 तारीख का भुगतान करने का, उसमें हम लोग को महीने 20 तारीख 25 तारीख गुजर जाता है, उसके बावजूद भी आज हमें 2.5 महीने से ऊपर हो गया है, हमें मानदेय प्राप्त नहीं हुए हैं। इसमें हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय से आज जनदर्शन में मुलाकात किए हैं। कलेक्टर महोदय खाली यही बोले हैं कि आपके विभाग के अधिकारी को मैं लिख रहा हूँ।
एक शब्द नहीं बोले महोदय जी से। हमारे जो स्कूल सफाई कर्मचारी भाई बहने हैं उनके साथ भेदभाव क्यों? क्योंकि बिलासपुर छोड़कर जो अन्य जिला है, जो संभाग के रायगढ़ है, मसूरी है, रायगढ़ है और बेमेत वो है, सॉरी रायगढ़ है, जांजगीर है और शक्ति है। आप लोग क्या चाहते हैं? इन जिलों में ना पूरे 3500 रुपए मानदेय जाता है, हमारे जिले में काट करके ही मानदेय देता है, वो भी 3000 देते हैं। जन न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। जनदर्शन में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने निजी और सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन सौंपे। कलेक्टर ने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई और शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे और अपर कलेक्टर डॉक्टर ज्योति पटेल ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन में रत्नदेव साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष ने रतनपुर में पर्यटक सहयोग केंद्र खोलने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि रतनपुर तालाबों एवं मंदिरों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है और यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए समिति ने सहयोग केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया और निःशुल्क सहयोग देने की बात कही। बेलतरा निवासी राजकुमार जायसवाल ने अपनी निजी भूमि से ट्रांसफार्मर और विद्युत प्रवाहित तार हटाने की मांग की। उनका आरोप है कि निजी भूमि पर CSPDCL द्वारा ट्रांसफार्मर का खंभा लगाया गया है और विद्युत तार गुजारा गया है। इसी तरह ग्राम पंचायत बैमा के सरपंच, सचिव और ग्रामीणों ने गुंडी नाला में किए गए कथित अवैध कब्जे को हटाने की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार नाले में मिट्टी डालकर जल निकासी बाधित कर दी गई है। महमद निवासी राजेंद्र सिंह ने ग्राम की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की। कलेक्टर ने सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत मोहम्मद में हम विगत 15 वर्षों से रोड, नाली और कचरा पेटी की समस्या, बिजली की समस्या, मतलब पूरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस सुविधाएं से वंचित है। ग्राम पंचायत के अधीन होते हुए भी सब कार्य उधर हो जाता है। वार्ड नंबर 19 और 20, खासकर 19-20 में जैसे NOC लेना है तो पंचायत NOC जरूर ले रही है, लेकिन उसके अधीन में सड़क निर्माण कार्य से वंचित है हम लोग। और ये अभी का नहीं, विगत इससे पहले भी पूर्व में भी जो सरपंच है उनको भी अवगत कराया गया और माननीय कलेक्टर साहब जी के पास भी 2024 में भी एक बार आए थे तो उसमें भी रिसीविंग हुआ। देखते हैं अब क्या आगे क्या कार्रवाई होता है। उम्मीद है कि साहब से तो कुछ हो जाए हमारे कार्य। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमें मूलभूत सुविधाएं मिले, जो शासन के तहत रोड है, आपका नाली है, निर्माण है, ये कार्य तो कम से कम मिले पंचायत के अधीन, जो साधारण सबके कार्य जनहित के कार्य है। इसमें जो भी शासन की फ्लैगशिप स्कीम होती है उन स्कीम्स की समीक्षा की जाती है और क्या प्रोग्रेस हुआ उसके बारे में है। और अगर चूंकि आज सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आते हैं तो उनके बीच में अगर किसी को किसी डिपार्टमेंट से कुछ समन्वय की ज़रूरत होती है तो उनके बारे में भी चर्चा होती है। और क्योंकि आज जनदर्शन भी होता है, लोग आते हैं, वो एप्लीकेशंस देते हैं, तो उनके एप्लीकेशंस पे भी संबंधित विभागों को भेज करके उसका निराकरण किया जाता है। छत्तीसगढ़ से होकर सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में बंडा-मुडा कैबिन ए से राउरकेला सेक्शन के बीच 5वीं रेल लाइन की कमीशनिंग का काम किया जाना है। इसके चलते 25 सितंबर से 14 अक्टूबर 2026 के बीच अलग अलग तारीखों में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले 18 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा पूरी योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस भी कुछ तारीखों में बदले हुए मार्ग से चलेगी, जबकि 13 अक्टूबर को 12860 हावड़ा CSMT गीतांजलि एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से हावड़ा से रवाना होगी। ट्रेनों के रद्द और प्रभावित होने से बिलासपुर समेत छत्तीसगढ़ से झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार की ओर सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर मंडल में बंडा-मुडा कैबिन ए से राउरकेला सेक्शन के बीच 5वीं रेल लाइन के काम के लिए अलग अलग चरणों में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य और ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। इसका सीधा असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कई ट्रेनों पर पड़ेगा। प्रभावित ट्रेनों में इतवारी टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस 25 से 30 सितंबर तथा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 और 13 अक्टूबर को रद्द रहेगी। टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस भी इन्हीं तारीखों में रद्द रहेगी, जबकि बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस 26 से 30 सितंबर तथा 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13 और 14 अक्टूबर को नहीं चलेगी। नांदेड़ सांतरागाछी एक्सप्रेस 28 सितंबर और 12 अक्टूबर
तथा सांतरागाछी नांदेड़ एक्सप्रेस 30 सितंबर और 14 अक्टूबर को रद्द रहेगी। LTT सांतरागाछी स्पेशल 29 सितंबर और सांतरागाछी LTT स्पेशल 1 अक्टूबर को रद्द रहेगी। हटिया दुर्ग एक्सप्रेस 1 और 13 अक्टूबर तथा दुर्ग हटिया एक्सप्रेस 2 और 14 अक्टूबर को रद्द रहेगी। बिलासपुर बक्सर एक्सप्रेस 9 अक्टूबर और बक्सर बिलासपुर एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को नहीं चलेगी। हटिया LTT एक्सप्रेस 10 अक्टूबर और LTT हटिया एक्सप्रेस 12 अक्टूबर को रद्द रहेगी। इसके अलावा हावड़ा CSMT दुरंतो एक्सप्रेस 13 अक्टूबर और हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 14 अक्टूबर को रद्द रहेगी। आरा दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस भी 1 अक्टूबर को दोनों दिशाओं में रद्द रहेगी। वहीं पूरी योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 30 सितंबर 1 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को बदले हुए मार्ग से चलेगी। इन तारीखों में ट्रेन कटक से संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा रोड और ईब होते हुए योग नगरी ऋषिकेश की ओर जाएगी। वहीं हावड़ा CSMT गीतांजलि एक्सप्रेस 13 अक्टूबर को हावड़ा से अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से रवाना होगी। रेलवे के इस बदलाव के चलते यात्रियों को यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति और निर्धारित तारीख जरूर जांच लेने की सलाह दी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।